समय सन 2067। यह वह दौर था जब पृथ्वी धधकती हुई संसार बन चुकी थी, जहां तापमान हर रोज नए कीर्तिमान तोड़ रहा था और हर बीतते दिन के साथ इंसानियत की आखिरी सांसें और ज्यादा भारी होती जा रही थी। धरती के विशाल शहर एक एक करके प्रचंड गर्मी की आग में झुलसकर धुएं की परत बनते जा रहे थे। समुद्र उबलती हुई कड़ाही की तरह तप रहे थे और आसमान से गिरती सूरज की किरणें किसी अदृश्य महाशक्ति की जानलेवा लेजर की तरह हर चीज को चीरती हुई तबाही फैलाती चली जा रही थी। जंगल जो कभी पृथ्वी की रगों में दौड़ती जिंदगी थे, अब सिर्फ राख की पतली परत बनकर यादों में बदल चुके थे। ऑक्सीजन लगभग मिट चुकी थी, पेड़ पौधे जैसे पृथ्वी से विलुप्त हो चुके थे और इसी खत्म होती सभ्यता में लोग आर्टिफिशियल ऑक्सीजन पर जिंदा थे। यह ऑक्सीजन उन्हें जीवित तो रख रही थी, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भीतर से खत्म भी करती जा रही थी। मानवता पूरी तरह विनाश की दहलीज पर खड़ी थी। चीन से लेकर अमेरिका तक, भारत से लेकर दुनिया के हर कोने तक सिर्फ अंधकार और डरावनी खामोशी बची थी। लेकिन इस जलती हुई दुनिया में एक छोटा सा शहर अब भी सांस ले रहा था। दुनिया के बचे हुए लोग अपने थक चुके शरीर और टूटी हुई उम्मीदों के सहारे उसी शहर की ओर भाग रहे थे, मानो वहीं एकमात्र जगह हो जो उन्हें इस दहकती तबाही से बचा सके। इस अंतिम शहर में, जहां सांस लेने के लिए भी मशीनों की जरूरत पड़ती थी, उसी भीड़ में एक साधारण सा इंसान मौजूद था, ईथन वाइट। ईथन कोई महान वैज्ञानिक नहीं, कोई युद्ध में तपाया हुआ सैनिक नहीं, वह एक साधारण मजदूर है, लेकिन उसके कंधों पर जिम्मेदारी ऐसी है जिसे ढोने की ताकत हर किसी में नहीं होती। वह उस पावर ग्रिड को जिंदा रखता है जो पूरे शहर को बिजली और ऑक्सीजन देता है। जब रात ढलती है और पूरा शहर सो जाता है, तब ईथन जमीन के नीचे सूरज जैसी तपिश और जानलेवा रेडिएशन के बीच खड़ा होकर अपनी ड्यूटी निभाता है, क्योंकि उसकी पत्नी सामंथा मौत के करीब खड़ी है और ईथन जानता है कि अगर उसने एक पल भी रुकने की गलती की तो वह अपनी दुनिया को हमेशा के लिए खो देगा। आज भी ईथन हमेशा की तरह उसी तपती सुरंग में काम कर रहा था। वह एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिशियन था जो एक विशाल न्यूक्लियर रिएक्टर को स्थिर रखने की कोशिश में अपनी जान दांव पर लगा रहा था। यही रिएक्टर पूरे शहर को बिजली देता था और ऑक्सीजन बनाता था। लगातार सिस्टम से चेतावनी की गूंज उठ रही थी कि रिएक्टर कुछ ही क्षणों में ओवरलोड होकर बंद होने वाला है और अगर ऐसा हुआ तो पूरे शहर में ऑक्सीजन की आपूर्ति खत्म हो जाएगी। 20 सेकंड और फिर अंधेरा और घुटन पूरे शहर को निगल लेती और आखिरी कुछ सेकंड बाकी रहते ही उसने रिएक्टर को स्थिर कर दिया। कुछ देर बाद सारे मजदूर अपना काम खत्म करके बाहर निकलने की तैयारी कर रहे थे। सुपरवाइजर सबकी एंट्री दर्ज कर रहा था। तभी एक बूढ़ा मजदूर भारी आवाज में बोला कि वह कल काम पर नहीं आ पाएगा। सुपरवाइजर ने ठंडी क्रूर निगाहों से पूछा कि फिर कल उसका काम कौन करेगा। तभी ईथन आगे बढ़ा और बोला, उसका काम मैं कर दूंगा, पैसे मुझे दे देना। यह सुनते ही सुपरवाइजर ने बेरहमी से उस बूढ़े मजदूर को हमेशा के लिए नौकरी से निकाल दिया और उसकी जिम्मेदारी भी ईथन पर डाल दी। ईथन थका हुआ शहर की ओर चल पड़ा। बाहर की दुनिया में हर कोई मास्क लगाकर आर्टिफिशियल ऑक्सीजन पर जिंदा था। ऊंची इमारतों के बीच उड़ने वाली मशीनें हवा में कटती आवाजें पैदा कर रही थी। तभी वो बूढ़ा मजदूर ईथन को पकड़कर चीखा कि उसे उसकी नौकरी वापस चाहिए। उसके बच्चे बीमार हैं और वह मर जाएगा। ईथन का दोस्त जैक तुरंत दौड़कर आया और उसे छुड़ाया, लेकिन उसी पल एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे शहर की रूहें जमा दी। एक आदमी ने अचानक खुद को आग लगा ली और जलते हुए शरीर के साथ चीखता रहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ऑक्सीजन बचानी होगी। उसने ये कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। अगले दिन खबरों में यह दुखद घोषणा दिखाई गई कि दुनिया के आखिरी बचे पौधों की आज डेथ एनिवर्सरी है, यानी अब पृथ्वी पर एक भी पौधा जीवित नहीं बचा। घर लौटकर ईथन अपनी पत्नी सामंथा के साथ समय बिताने की कोशिश कर रहा था। सामंथा ऑक्सीजन हेलमेट पर पेंट करके उसे दिखा रही थी। तभी अचानक हेलमेट के अंदर ही उसे खून की उल्टी होने लगी। लगातार आर्टिफिशियल ऑक्सीजन में सांस लेने के कारण उसका शरीर भीतर से टूट चुका था। ईथन के चेहरे पर डर की एक गहरी परत फैल गई। अगले दिन ईथन फिर उसी सुरंग में काम कर रहा था। तभी पीछे से 2 गार्ड आए और उसे पकड़कर ले जाने लगे। जैक आगे बढ़ा और दृढ़ आवाज में कहा कि यह मेरे बिना कहीं नहीं जाएगा। गार्ड्स दोनों को एक विशाल चमचमाती इमारत के भीतर ले जाते हैं। यह इमारत क्रॉनिकॉर्प नाम की उस महाकाय कंपनी का मुख्यालय थी जो पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की आपूर्ति करती थी। दोनों को लंबे सुनसान गलियारों से होते हुए कंपनी की सीईओ रेजिना जैक्सन के सामने लाया गया। रेजिना की आंखों में अजीब सा बोझ था। वह ईथन को देखकर पूछती है, तुम्हारी पत्नी की तबीयत कैसी है? ईथन गहरी थकी हुई आवाज में कहता है, मैं उसका ख्याल रख रहा हूँ, जितना रख सकता हूँ उतना। रेजिना बोलती है कि धीरे धीरे लोग इस आर्टिफिशियल ऑक्सीजन को अपनाने से पीछे हटने लगे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो संपूर्ण मानव जाति का पृथ्वी से विनाश निश्चित है। लेकिन इस अंधेरे में एक किरण अब भी है और वह किरण तुम हो। यह सुनते ही ईथन चौंक जाता है और हल्की हंसी के साथ कहता है, मैं तो बस एक मामूली मजदूर हूँ, मैं भला आपके किस काम आ सकता हूँ। रेजिना दोनों को लैब में ले जाती है। वहाँ एक विशाल मशीन रखी हुई थी। इस मशीन का नाम था क्रॉनिकल। रेजिना बताती है कि तुम्हारे पिता इसी लैब में काम किया करते थे। वे एक जीनियस थे और इस मशीन को बनाने में हमें 20 साल लग गए।
रेजना आगे कहती है कि हमने इस मशीन से एक रेडियो सिग्नल अंतरिक्ष में भेजा था और जब वे सिग्नल वेव वापस लौटी तो वह वैसी नहीं थी, उसमें कुछ बदल गया था। उन वेव्स में एक रहस्यमय संदेश छिपा था जो 407 साल आगे भविष्य से आया था। ये सुनते ही ईथन और जैक स्तब्ध रह जाते हैं और कह उठते हैं, क्या यह सच में टाइम मशीन है? ईथन कहता है, मतलब भविष्य में 400 साल बाद भी इंसान जिंदा है। तभी एक वैज्ञानिक वह संदेश स्क्रीन पर दिखाता है जो भविष्य से भेजा गया था और उसे देखते ही ईथन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। संदेश में केवल 3 शब्द लिखे थे, सेंड ईथन व्हाइट। रेजना धीमे स्वर में कहती है, जिन्होंने यह संदेश भेजा है निश्चित रूप से उन्होंने उस बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है, वही बीमारी जिसने पूरी दुनिया को खून की उल्टियां करने पर मजबूर कर दिया है, जिससे तुम्हारी पत्नी सामंथा भी पीड़ित है। ऐसा लगता है कि वे लोग इलाज हमें भेजना चाहते हैं ताकि हम दुनिया को बचा सके। ईथन सहमे हुए स्वर में पूछता है, लेकिन मैं ही क्यों? रेजिना कहती है, इसका जवाब हमें भी नहीं पता, हमारे पास बस एक ही मौका है किसी को भविष्य में भेजने का। जैक तुरंत पूछता है, सिर्फ एक मौका क्यों? वैज्ञानिक बताता है कि इस टाइम मशीन को ऊर्जा शहर के इकलौते न्यूक्लियर रिएक्टर से मिलती है और अगर हमने मशीन को सक्रिय किया तो पूरा शहर अंधेरे में डूब सकता है, इसलिए हम इसे बार बार ऑन करने का जोखिम नहीं उठा सकते। ईथन की सांस भारी हो जाती है, वो डरते हुए कहता है, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं इस मशीन में फंस जाऊंगा। रेजिना सच बोलते हुए कहती है, हम तुम्हें भेज तो देंगे लेकिन तुम्हें वापस लाने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है। ईथन की आंखों में अविश्वास फैल जाता है और वह कहता है, तो आप मुझे एक ऐसी दुनिया में भेजना चाहती हैं जहां से लौटने का कोई रास्ता ही नहीं। रेजिना कहती है, जब तुम भविष्य में जाओ तो तुम्हें उन लोगों को ढूंढना होगा जिन्होंने यह संदेश भेजा है, वही तुम्हारी मदद करेंगे और वही तुम्हें इलाज तक पहुंचाएंगे। तुम्हें यह करना ही होगा ईथन, शायद तुम ही इंसानियत को बचा सको, शायद तुम्हारी पत्नी जिंदा बच सके। कुछ देर बाद ईथन अपने दोस्त जैक के साथ एक शांत कैफे में बैठा होता है। उसकी आंखें खोई हुई हैं। वह टूटे हुए स्वर में कहता है, मैं अपनी सामान्यता को छोड़कर नहीं जा सकता। जैक उसे समझाता है कि तुम्हें इस मिशन को गंभीरता से लेना चाहिए, तुम्हारे पिता इन लोगों पर भरोसा करते थे। यह सुनते ही ईथन के भीतर जमा दर्द फट पड़ता है और वह गुस्से में कहता है, मेरे पिता एक मूर्ख और झूठे इंसान थे। ईथन की आवाज सन्नाटे को चीर देती है। असल में जब वह सिर्फ 8 साल का था तब उसके पिता रिचर्ड ने आत्महत्या कर ली थी। उस सदमे ने उसकी मां को भी खत्म कर दिया था। तब से ईथन के दिल में अपने पिता के लिए नफरत की एक आग जलती रही है। ईथन गुस्से में चिल्लाता है, तुम चाहते हो कि मैं अपने बाप की राह पर चलूं और अपनी बीमार पत्नी को अकेला छोड़ दूं। जैक कुछ पल शांत रहता है, फिर भारी मन से कहता है, मैंने अपना पूरा परिवार खो दिया और खुद को भी खो चुका था, लेकिन तुम सामंथा को बचा सकते हो। यह दुनिया की लड़ाई नहीं है, यह सामंथा के लिए है। अब कहानी समय में पीछे लौटती है जब ईथन मात्र 8 साल का था। आज उसका जन्मदिन था। उसके पिता रिचर्ड उसे एक खास तोहफा देते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, यह तोहफा तुम्हें वह बनाएगा जिसके लिए तुम पैदा हुए हो, तुम किसी महान काम के लिए जन्मे हो। रिचर्ड उसे एक धातु का डिब्बा खोलने को कहते हैं। ईथन जैसे ही उसमें हाथ डालता है, अचानक लोहे की मोटी काली ब्रेसलेट उसके हाथ पर गिरती है और उसे बेरहमी से जकड़ लेती है। ईथन का नन्हा हाथ लहूलुहान हो जाता है। चीखें कमरे में गूंजने लगती हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई पिता अपने छोटे बेटे के साथ इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। उसका दर्द उसकी मासूम आंखों में फूट रहा था। रिचर्ड की आंखों में पछतावे की परत उतर आती है। वह कांपती आवाज में कहता है, यह अब तुम्हारे हाथ से नहीं निकलेगा ईथन, मुझे माफ कर दो। इतना कहकर वह दरवाजे की ओर मुड़ता है और वहां से चला जाता है। कहानी वापस वर्तमान में लौटती है जहां ईथन अपनी पत्नी समांथा को यह सारी बातें बता रहा है। उसकी आवाज बोझिल है। वह कहता है, मैं किसी मनगढ़ंत कहानी के लिए तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, तुम ही मेरी दुनिया हो। लेकिन समांथा उसकी ओर देखती है और पूछती है, तुम्हें दूसरा मौका मनगढ़ंत कहानी लगता है? तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? ईथन की आंखें भर आती हैं। वह कहता है, मेरे लिए इस दुनिया में सिर्फ तुम मायने रखती हो। मैं पैसों का इंतजाम कर सकता हूँ, मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। समांथा उसे लंबे समय तक समझाती रहती है। उसकी हर बात उसके डर को तोड़ने की कोशिश करती है। अंत में ना चाहकर भी ईथन झुक जाता है और मान लेता है कि शायद यह मौका वाकई सच है, शायद यही आखिरी उम्मीद है। कुछ देर बाद ईथन अकेले बैठा एक विशाल इमारत की छत पर रात के सन्नाटे के बीच अपने हाथ पर जकड़े उस लोहे के ब्रेसलेट को उतारने की जी तोड़ कोशिश करता है। वह उसे खरोंचता है, खींचता है, लेकिन ब्रेसलेट मानो उसकी किस्मत की तरह उससे चिपक चुका था। बार बार की कोशिशें उसे और बेबस कर देती है। रात गहरा चुकी थी और उसी रात ईथन अचानक जागता है और धीरे से उठकर एक मैसेज लिखकर समांथा के बगल में रख देता है, जिसमें लिखा होता है, मैं तुम तक वापस आने का रास्ता ढूंढ लूंगा। ईथन के चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था, लेकिन भारी दिल के साथ वहां से चला जाता है। सीधे क्रॉनिकॉर्प के मुख्यालय पहुंचकर वह रेजिना के सामने खड़ा होता है और सख्त आवाज में कहता है, अगर मुझे इलाज का एक भी डोज मिलता है तो वह सिर्फ समांथा के लिए होगा। इसके बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा।
रेजना कुछ क्षण उसे देखती है, फिर सिर हिलाकर हामी भर देती है। इसके बाद वैज्ञानिक उसे एक खास टाइम ट्रैवल सूट दिखाता है। वैज्ञानिक बताता है कि यह सूट इस सफर में उसकी रक्षा करेगा। फिर वह एक छोटा सा AI डिवाइस ईथन के हाथ में रखता है और कहता है, ये डिवाइस तुम्हारी सेहत की हर जानकारी हमें भेजता रहेगा। हमें हमेशा पता रहेगा कि तुम सुरक्षित हो, इसीलिए घबराना मत। तुम्हारी यात्रा पर हमारी नजर रहेगी। ईथन सूट पहनकर क्रॉनिकल मशीन के बीचों बीच खड़ा हो जाता है। उसके चारों ओर गोलाकार ऊर्जा स्तंभ चमकने लगते हैं। मशीन में कंपन बढ़ता है और जैसे ही क्वांटम प्रक्रिया शुरू होती है, रोशनी पूरे कक्ष में फैलने लगती है। जाने से ठीक पहले ईथन जैक की ओर देखता है और कहता है, समानता का ख्याल रखना भाई। जैक चुपचाप सिर हिला देता है। उसकी आंखें कह रही होती हैं कि वह अपने वादे पर कायम रहेगा। अगले ही क्षण मशीन के भीतर ऊर्जा का तूफान उठता है। एक तेज कंपन के साथ पूरा कमरा अंधकार में डूब जाता है। अचानक ईथन को महसूस होता है कि उसका शरीर किसी अथाह गहराई में गिर रहा है। उसके चारों ओर चमकदार कण घूमते हैं। काले भंवर की तरह ब्रह्मांड खुलता और बंद होता दिखाई देता है, मानो पूरा ब्रह्मांड उसे निगलकर फिर उगल रहा हो। प्रकाश और अंधकार की धाराएं उसके चारों ओर लहराती हैं और फिर एक अंतिम प्रचंड झटके के साथ ईथन बादलों को चीरता हुआ नीचे गिरता चला जाता है और अगले ही पल जोरदार धड़ाम के साथ घने हरे पेड़ों से भरे एक विशाल जंगल के बीच अटकराता है। जमीन पर गिरते ही ईथन बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखता है कि उसका टाइम ट्रैवल सूट आग की लपटों में जल रहा है। वह घबराहट में जल्दी जल्दी सूट को उतार कर रेंगते हुए उससे दूर चला जाता है। तभी अगले ही पल सूट के पावर सोर्स से हल्की चिंगारी निकलती है और एक जोरदार धमाका जंगल में गूंज उठता है। ईथन खुद को संभालता है और महसूस करता है कि वह एक घने जंगल के बीच खड़ा है। उसे लग रहा था जैसे वह गलती से समय में कई 100 साल पीछे पहुंच गया हो। चारों ओर फैले ऊंचे विशाल पेड़ किसी दूसरे ही युग का एहसास करा रहे थे। ईथन आर्ची नाम के अपने AI डिवाइस से पूछता है कि हम कहाँ हैं। आर्ची उसे रास्ता दिखाने के लिए मैप फॉलो करने को कहती है। वह आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ दूरी पर उसे अचानक एक कंकाल दिखाई देता है। ऐसा लग रहा था कि इस व्यक्ति की मौत को काफी समय हो चुका है और उसकी खोपड़ी पर गोली का साफ निशान था। जब ईथन उस कंकाल के जैकेट पर लिखा नाम पढ़ता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कंकाल का नाम एथन व्हाइट था। वह खुद यह देखकर हैरान रह जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। पास ही उसे एक और आर्ची डिवाइस मिलता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसके पास था। तभी वह कंकाल के हाथ पर वही धातु का ब्रेसलेट देखता है जो उसके हाथ में भी था। फर्क बस इतना था कि कंकाल वाले ब्रेसलेट में हरी रोशनी जल रही थी। ईथन दूसरे आर्ची डिवाइस से कहता है, पिछली रिकॉर्डिंग चलाओ। रिकॉर्डिंग में 2 लोग घबराए हुए सुनाई देते हैं और अगले ही पल गोली चलने की आवाज आती है, लेकिन रिकॉर्डिंग आगे बढ़ती उससे पहले ही डिवाइस बैटरी खत्म होने की वजह से बंद हो जाता है। जंगल में और आगे चलते हुए ईथन को अपने समय की मानव सभ्यता के जंग खाए अवशेष दिखाई देने लगते हैं। रात गहरा चुकी थी। ईथन अंधेरे में भूखा बैठा था और डरते डरते एक जंगली बेरी खा लेता है। उसे शक है कि कहीं यह बेरी जहरीली ना हो। वह आर्ची से आसमान के सितारों को स्कैन करने को कहता है। स्कैन के बाद आर्ची बताती है कि इस दौर की तारीख 2474 ईसा पूर्व है। इसका मतलब यह जगह भविष्य ही है, लेकिन ऐसी दुनिया जहां प्रकृति ने एक बार फिर पृथ्वी को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया है। आसमान में सितारे इतनी साफ चमक रहे थे जैसे प्रदूषण का नामो निशान खत्म हो चुका हो। अगले ही पल मौसम अचानक बिगड़ने लगता है। तेज बिजली चमकती है और मूसलाधार बारिश होने लगती है। बेरी के असर से ईथन को उल्टियां होने लगती हैं। उसकी हालत खराब होने लगती है। कुछ ही देर में वह चक्कर खाकर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। समय बीतता है और जब उसकी आंखें दोबारा खुलती हैं तो वह अपने सामने एक परिचित चेहरा देखता है। वह कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त जैक था। सन 2067 में क्रॉनिकॉर्प के वैज्ञानिकों को समझ आ गया था कि ईथन की स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने बचे हुए ऊर्जा स्रोत से टाइम मशीन को आखिरी बार चलाया और जैक को भेजा। जैक कहता है, टाइम मशीन में बस एक आखिरी बार चलने लायक शक्ति बची थी, इसलिए मैं यहाँ आ पाया। कुछ देर बाद ईथन जैक को वही कंकाल दिखाता है और कहता है, मेरी मौत भला कैसे हो सकती है। वह भी सिर पर गोली लगने से। जैक भी उलझन में पड़ जाता है और कहता है, मुझे नहीं लगता यह कंकाल तुम्हारा है, जरूर कोई और बात है जिसे हमें समझना होगा। ईथन कहता है, जिसने भी मुझे यहाँ बुलाया है उसके पास समांथा की बीमारी का इलाज जरूर होगा। मुझे उसे जितनी जल्दी हो सके ढूंढना होगा। समांथा के पास ज्यादा समय नहीं है। ईथन और जैक आर्ची डिवाइस का रास्ता फॉलो करते हुए घने जंगल के भीतर आगे बढ़ते हैं। कुछ दूरी पर उन्हें एक मजबूत धातु का बड़ा बंकर दिखाई देता है। ईथन उम्मीद में दरवाजे के पास जाता है, लेकिन कुछ देर तक कोई हरकत नहीं होती। तभी झाड़ियों से एक छोटा रोबोटिक स्कैनर निकलकर ईथन की आंखों को स्कैन करता है और कुछ सेकंड बाद बंकर का दरवाजा धीरे धीरे खुल जाता है। अंदर घुप अंधेरा था, मानो कोई अंधेरे से इन पर नजर रखे हुए हों। दोनों सावधानी से अंदर जाते हैं और उनके अंदर पहुंचते ही दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अब वे पूरी तरह फंसे हुए थे। थोड़ी रोशनी जो अंदर आ रही थी वह भी गायब हो चुकी थी। अंधेरे में हल्की डरावनी सी गूंज सुनाई दे रही थी। कुछ कदम आगे बढ़ने पर ईथन को एक स्क्रीन दिखाई देती है जिस पर लिखा था, वेलकम एथन व्हाइट।
वो एंटर दबाता है और उसी समय उसके हाथ में बंधा धातु का ब्रेसलेट अचानक कसकर उसके हाथ को जकड़ लेता है। स्क्रीन पर शब्द उभरते हैं, डीएनए सैंपल एनालाइज्ड, और तुरंत बाद पूरे परिसर में लाइटें एक एक करके जलने लगती हैं। ये वही लैब थी जहां से ईथन आया था, वही जगह जहां क्रॉनिकल टाइम मशीन मौजूद थी। लेकिन अब ये पूरा परिसर खंडहर बन चुका था। मशीनें जंग में डूबी थी, दीवारें टूटी पड़ी थी और ऐसा लगता था जैसे सैकड़ों सालों से यहाँ किसी ने कदम तक नहीं रखा हो। दोनों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और तभी ईथन को एक महत्वपूर्ण बात समझ आती है। वह कहता है, मेरे हाथ का यह ब्रेसलेट पूरी जिंदगी लाल रंग का रहा था, लेकिन कुछ देर पहले इसमें हरी रोशनी जल उठी थी और उसी तरह कंकाल वाले ब्रेसलेट में भी हरी लाइट जल रही है। इसका मतलब मैं भी वही कर रहा हूँ जो वह पहले ही कर चुका है और हो सकता है आगे चलकर मेरी भी मौत हो जाए। ईथन आर्ची से लैब के पुराने वीडियो फुटेज चलाने को कहता है। होलोग्राम पर उसके पिता रिचर्ड दिखाई देते हैं जो बता रहे थे कि वे क्रॉनिकल टाइम मशीन प्रोजेक्ट के लीड फिजिसिस्ट हैं। फुटेज में दिखाया जाता है जब रिचर्ड पहली बार भविष्य में सिग्नल भेजने वाले थे। टाइम मशीन सक्रिय होती है, सिग्नल भेजा जाता है और कुछ ही सेकंड में उसका जवाब मिल जाता है। जब उन रेडियो वेव्स को डिकोड किया गया था उसमें भी संदेश लिखा था, सेंड एथन व्हाइट। ये देखकर रिचर्ड हैरान रह जाते हैं और रेजना से पूछते हैं कि आखिर मेरे बेटे को भविष्य में 400 साल आगे कौन बुला रहा है। रेजना कहती है कि फिर हमें समय में कुछ भेजकर जांच करनी चाहिए, लेकिन वैज्ञानिक बताते हैं कि ऐसा संभव नहीं है क्योंकि 2474 वाले समय में टाइम मशीन की पावर कम हो रही है। दृश्य वापस 2474 में लौटता है जहां ईथन और जैक उसी पुरानी लैब में खड़े हैं। अचानक सिस्टम में चेतावनी गूंजती है, न्यूक्लियर कोर पावर फेल हो चुका है। टाइम मशीन ऑफलाइन हो रही है। ईथन तुरंत आर्ची से पूछता है जो बताती है कि न्यूक्लियर कोर में खराबी आ गई है जिसकी वजह से अब यह पोर्टल 2067 तक संदेश नहीं भेज पाएगा। आर्ची यह भी बताती है कि मशीन को स्थिर करने के लिए उनके पास सिर्फ 3.5 घंटे बचे हैं, वरना एक भयंकर परमाणु विस्फोट होगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। जैक तुरंत कोर को ठीक करने की तैयारी में लग जाता है, लेकिन इस दौरान ईथन चुप खड़ा रहता है। उसके दिमाग में सवाल घूम रहे होते हैं। वह जैक से कहता है, अगर उन्हें पहले से पावर फेलियर का पता था तो उन्होंने हमें बताया क्यों नहीं, और वे चाहते तो तुम्हारी जगह किसी डॉक्टर या सैनिक को भेज सकते थे, आखिर उन्होंने तुम्हें ही क्यों भेजा। जैक शांत होकर जवाब देता है कि अपनी जान जोखिम में डालकर कोई सिर्फ तुम्हें बचाने क्यों आता। दोनों तेजी से बाहर निकलते हैं, उसी दिशा में जहां उनके समय में वे काम किया करते थे। अब उनके पास 3.5 घंटे से भी कम समय था। जंगल पार करके वे शहर के पास पहुंचते हैं, लेकिन सामने का दृश्य उन्हें अंदर तक हिला देता है। पूरा शहर वीरान हो चुका था। ऊंची इमारतों पर प्रकृति ने फिर कब्जा कर लिया था। यह दृश्य भयावह था और अगले ही पल खूबसूरत भी, क्योंकि पृथ्वी ने खुद को ठीक कर लिया था। हर तरफ कंकाल बिखरे पड़े थे। ईथन को एहसास होता है कि पृथ्वी के असली वायरस इंसान ही थे। जैसे ही इंसान खत्म हुए, प्रकृति फिर से ठीक हो गई। ईथन एक टूटे हुए स्कूल के क्लासरूम में जाता है। यह वही क्लासरूम था जहां उसकी पत्नी समांथा बच्चों को पढ़ाती थी। वहां उसे एक कंकाल दिखाई देता है। वह करीब जाकर देखता है और जैसे ही पहचानता है उसकी रूह तक ठंडी पड़ जाती है। वह समांथा का कंकाल था। उसके हाथ में वही हेयर क्लिप थी जिस पर जाते वक्त ईथन ने लिखा था, मैं तुम तक वापस आने का रास्ता ढूंढ लूंगा, और उसी क्लिप के नीचे समांथा ने लिखा था, काश तुम वापस आते ईथन। यह देखकर ईथन भीतर से टूट जाता है और जैक से कहता है, इसका मतलब हम सफल नहीं हुए, हमारा यहाँ आना बेकार गया। ईथन टूटे हुए स्वर में कहता है, मैंने समांथा को वापस आने का वादा किया था, लेकिन मैंने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। जैक कहता है, अब यहाँ कोई रास्ता नहीं बचा, हमें वापस जाना चाहिए। तभी ईथन को अचानक कुछ याद आता है। वह जल्दी से उस कंकाल वाले आर्ची डिवाइस से आखिरी रिकॉर्डिंग चलाने को कहता है। रिकॉर्डिंग में 2 आवाजें आती हैं और वे आवाजें ईथन और जैक की ही थी। दोनों के बीच बहस हो रही थी। रिकॉर्डिंग में जैक का घबराया हुआ स्वर सुनाई देता है। रिकॉर्डिंग में अपनी आवाज सुनते ही जैक घबराते हुए बंदूक ईथन पर तान देता है। जैक परेशान होकर पूछता है, मेरी आवाज वहां कैसे आई? ईथन डरते हुए पूछता है, तुम्हारे पास ये बंदूक क्यों है? अगर यहाँ सिर्फ धूल और हड्डियां हैं तो तुम्हें सुरक्षा किससे चाहिए? क्या तुम मुझे मारने वाले हो? जैक गुस्से में कहता है, तुमने इस रिकॉर्डिंग के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ईथन उसे शांत करते हुए कहता है, वह बंदूक मुझे दे दो। जैक, तुम नियंत्रण में नहीं हो। इसी बीच अब परमाणु विस्फोट में सिर्फ 2 घंटे बचे थे। जैक ईथन को लेकर न्यूक्लियर रिएक्टर की ओर बढ़ता है। पावर ग्रिड रूम की स्थिति खराब थी। हर तरफ शॉर्ट सर्किट हो रहा था। दोनों पावर सिस्टम को रिबूट करते हैं मगर उसका कोई असर नहीं होता। उल्टा पूरी रिएक्टर बिल्डिंग हिलने लगती है। तभी पावर ग्रिड रूम का दरवाजा बंद होने लगता है। ईथन अंदर था। जैक बाहर से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ईथन जैक की जान बचाने के लिए उसे जोर से धक्का देता है और दरवाजा बंद हो जाता है। अंदर रेडिएशन तेजी से बढ़ रहा था जिसका असर ईथन पर होने लगता है। वह पूरी ताकत से लीवर नीचे खींचता है और वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जैक शीशा तोड़कर अंदर आता है और ईथन को उठाता है। ईथन सांसें लेता हुआ होश में आता है और इधर न्यूक्लियर रिएक्टर भी दोबारा चालू हो चुका था। दोनों दोबारा लैब तक पहुंचते हैं और अब टाइम मशीन को फिर से पावर मिलने लगती है। तभी ईथन की नजर वहां लगे एक लोहे के दरवाजे पर जाती है।
वो जैसे ही उस दरवाजे को खोलता है तो सामने वही रास्ता दिखाई देता है जहां उसे अपना कंकाल मिला था। ईथन को समझ नहीं आता कि ठीक लैब के बाहर उसका कंकाल क्यों पड़ा है। घबराया हुआ ईथन वापस अंदर आता है और अपने आर्ची डिवाइस की बैटरी उस कंकाल वाले आर्ची डिवाइस में लगाने लगता है और जैक से कहता है, मैं ये कैसे नहीं समझ पाया कि भविष्य पहले ही लिखा जा चुका है, हम बस उसके पन्ने पलट रहे हैं। थोड़ी देर पहले तुमने मेरे ऊपर बंदूक तानी थी और जब तुमने गोली नहीं चलाई तो मुझे लगा मेरी मौत टल गई, लेकिन मेरा कंकाल अब भी वहीं पड़ा है। इसका मतलब कुछ भी नहीं बदला और मेरी मौत तय है, चाहे हम जितनी कोशिश कर लें, मंजिल वही होगी। हम घर जाएंगे और तुम मेरे सिर में गोली मारोगे और मैं उस गलियारे में 400 साल तक पड़ा रहूंगा। जैक चुपचाप खड़ा रहता है, कुछ नहीं कहता। तभी वह उसी पुराने आर्ची डिवाइस में एक वीडियो फुटेज चलाता है जिसमें साफ दिखाई देता है कि जैक ने ईथन के सिर पर बंदूक तानी हुई है और अगली ही पल उसने उसे गोली मार दी थी। जैक गुस्से में कहता है, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगा, कभी नहीं। मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ईथन अब सिर्फ अपनी समानता के पास वापस जाना चाहता था। जैक कहता है, इस दुनिया में जिंदगी है, ईथन यहां से वापस जाना बेवकूफी होगी, हम सबको नहीं बचा सकते। दोनों के बीच बहस तेज हो जाती है। तभी जैक पावर ग्रिड को नुकसान पहुंचाने लगता है। ईथन गुस्से में उसे उसी कमरे में बंद कर देता है। इसके बाद ईथन अपने पिता का पुराना वीडियो फुटेज चलाता है। स्क्रीन पर रिचर्ड दिखाई देते हैं जो कहते हैं, बेटा ये टाइम मशीन मैंने तुम्हारे लिए बनाई है ताकि तुम्हें एक बेहतर भविष्य दे सकूं। ये सुनकर ईथन की आंखें भर आती हैं। अगले दृश्य में रिचर्ड घबराए हुए अपनी पत्नी को फोन करते हैं और कहते हैं, ईथन को लेकर अभी लैब आ जाओ, हमारे पास वक्त नहीं है। रिचर्ड असल में अपनी पत्नी और बेटे को टाइम मशीन से भविष्य में भेजना चाहते थे क्योंकि उन्हें सच्चाई का पता चल चुका था। उन्हें समझ आ गया था कि रेजना का असली प्लान दुनिया को बचाने का नहीं बल्कि उसे छोड़कर भागने का है। लेकिन इससे पहले कि वे पहुंच पाते, रेजना अपने गार्ड्स के साथ लैब में घुस आती है और यहीं ईथन को वह कड़वा सच पता चलता है कि उसका दोस्त जैक, जिसे वह भाई मानता था, असल में रेजिना का ही मोहरा था। रेजिना ने जैक को बचपन से तैयार किया था ताकि वह ईथन का गार्डियन बनकर उस पर नजर रख सके और सही वक्त आने पर उसे धोखा दे सके। फ्लैशबैक में लैब के भीतर रेजिना और रिचर्ड के बीच बहस होती है। रेजिना कहती है, अगर हमने पूरी इंसानियत को बचा लिया तो भविष्य फिर से उसी हालत में पहुंच जाएगा। इंसान ही वायरस है, हम सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को भविष्य में ले जाएंगे ताकि मानव जाति बची रह सके। लेकिन रिचर्ड मानते थे कि सबको बचाया जा सकता है। वे रेजिना से कहते हैं, ये मशीन अब मेरे बेटे के डीएनए से जुड़ चुकी है और उन्होंने मशीन को लॉक कर दिया ताकि रेजिना को मजबूरी में ईथन को जिंदा रखना पड़े और 20 साल बाद उसी को भविष्य में भेजना पड़े। रेजिना गुस्से में अपने जूनियर साइंटिस्ट से पूछती है, क्या तुम रिचर्ड के बिना टाइम मशीन चला सकते हो? जैसे ही वह हाँ कहता है, उसी पल रेजिना रिचर्ड के सीने में गोली मार देती है। यह ईथन के लिए सबसे बड़ा झटका था। उसके पिता ने आत्महत्या नहीं की थी बल्कि उनकी हत्या की गई थी और ईथन के अनाथ होने के बाद रेजिना ने जैक को उसके पास भेजा ताकि वह उसका भरोसा जीत सके और सही समय आने पर उसे इस मशीन तक ला सके। इतने में जैक दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाता है। ईथन उससे कहता है, तुमने हमेशा भाई बनकर मेरा इस्तेमाल किया। जैक जवाब देता है, मैं भी उस वक्त बच्चा था, रेजिना ने हम दोनों का इस्तेमाल किया। जैक बताता है कि रेजिना 2067 में अपने चुने हुए लोगों के साथ यहाँ आने की तैयारी कर रही है, उन्हें आने दो। ईथन हम सबको नहीं बचा सकते। लेकिन ईथन गुस्से में टाइम मशीन के सारे कनेक्शन तोड़ने लगता है। जैक उसे रोकने के लिए उसके सिर पर बंदूक तान देता है। उसके हाथ कांप रहे थे, वह ईथन को मारना नहीं चाहता था और अगले ही पल वह खुद को गोली मार लेता है। उसके एकमात्र दोस्त के खून के छींटे उसके चेहरे पर गिरते हैं। ईथन सन्न रह जाता है। उधर सन 2067 में रेजिना सभी अमीर परिवारों को लेकर टाइम मशीन के सामने खड़ी होती है और उनसे कहती है कि आज का यह पल इतिहास में दर्ज होगा क्योंकि इंसानियत ने हार नहीं मानी और हमने खुद को इस विनाश से बचा लिया है। इसी वक्त भविष्य में सन 2474 में ईथन टाइम मशीन के सामने अकेला बैठा होता है और उसे अपने पिता की कही हुई बात याद आती है जब उन्होंने कहा था कि बेटा तुम किसी महान काम के लिए पैदा हुए हो। ईथन स्क्रीन पर रेजिना और बाकी लोगों के भविष्य में आने की पूरी प्रक्रिया को कैंसिल कर देता है और एक नया संदेश टाइप करता है, सेंड ईथन व्हाइट। असल में 400 साल आगे से जो मैसेज आया था वो खुद ईथन ने ही भेजा था। जैक की मौत के बाद ईथन को रियलाइज होता है कि ये सब एक टाइम लूप है। अगर वो अब भी ये मैसेज पास्ट में नहीं भेजेगा तो 2067 में रेजिना उसे कभी मिशन पर भेजेगी ही नहीं और अगर वो आएगा नहीं तो दुनिया बचेगी कैसे। इसलिए अपने ही आने की वजह बनने के लिए ईथन खुद कंप्यूटर पर टाइप करता है और इस तरह वो खुद ही अपने पास्ट को फ्यूचर में बुलाता है ताकि ये साइकिल पूरी हो सके। उधर 2067 में टाइम मशीन चालू हो चुकी होती है। सभी लोग तैयार खड़े होते हैं। मशीन के भीतर ऊर्जा फैलने लगती है और तभी सबके सामने एक चौंकाने वाला दृश्य आता है। टाइम मशीन के अंदर हरे भरे पौधे दिखाई देते हैं। ये वही पौधे थे जिन्हें ईथन ने भविष्य से भेजा था, जो उसके पिता का अधूरा सपना थे। और उसी के साथ टाइम मशीन में आर्ची डिवाइस भी आता है जिसकी रिकॉर्डिंग में साफ दिखाई देता है कि रेजिना ने रिचर्ड को गोली मारी थी।
भविष्य में ईथन टाइम मशीन को पूरी तरह नष्ट कर देता है। कुछ समय बाद 2067 में समांथा न्यूज में देखती है कि पुलिस ने क्रॉनिकॉर्प की लैब पर छापा मारा है। वहां से सभी विलुप्त हो चुके पौधों को बरामद कर लिया गया है और रेजिना को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर में यह भी बताया जाता है कि इन पौधों के मिलने से अब इंसानियत को सब कुछ फिर से ठीक करने का दूसरा मौका मिला है। समांथा ये समझ जाती है कि ये पौधे ईथन ने ही भविष्य से भेजे हैं। उसी समय एक महिला समांथा के पास आती है और उसे एक छोटा सा डिब्बा देती है जिस पर उसका नाम लिखा होता है। जब समांथा उसे खोलती है तो उसमें एक फूल होता है और वह तुरंत समझ जाती है कि यह ईथन ने भविष्य से उसके लिए भेजा है। उसकी आंखें भर आती हैं। इधर 2474 में ईथन अपने भाई जैसे दोस्त जैक की याद में एक हेडस्टोन बनाता है और उसे भावुक विदाई देता है। वह वहीं समांथा का वो हेयर क्लिप भी रख देता है जो उसके लिए सबसे कीमती थी। ईथन जानता था कि अब उसके पास समांथा के पास लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। तभी उसे अपने कंकाल की याद आती है। वह भागते हुए उस जगह पहुंचता है, लेकिन वहां कंकाल मौजूद नहीं होता। इसका मतलब था कि भविष्य और अतीत बदल चुका है। ईथन इस बात की पुष्टि करने के लिए शहर की ओर दौड़ता है और जो दृश्य उसके सामने आता है वह किसी स्वर्ग से कम नहीं होता। वहां एक उन्नत शहर था जहां इंसानों ने प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना उसके साथ रहना सीख लिया था। शहर को सही सलामत देख वो समझ जाता है कि उसने आखिरकार वो टाइम लूप पैराडॉक्स तोड़ दिया है। उसने इतिहास बदल दिया है। अब वहां कोई कंकाल नहीं बल्कि जिंदगी है। ये देखकर उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून दिखता है, क्योंकि वो जान चुका है कि उसका मिशन सफल रहा और उसकी फैमिली पास्ट में सेफ है। भले ही ईथन समांथा के पास लौटने का अपना वादा पूरा नहीं कर पाया, लेकिन उसने उसे एक बेहतर दुनिया और एक अच्छी जिंदगी दी। भले ही वह खुद उसके साथ नहीं रह सका। और इसी भावुक लेकिन उम्मीद से भरे अंत के साथ यह कहानी यहीं समाप्त